कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी तमिलनाडु के दौरे पर हैं। इन्होंने आज चेन्नई में अवामी जलसे से खिताब किया। इस दौरान बीजेपी और आरएसएस को इन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। राहुल गांधी ने कहा कि तमिलनाडु के सीएम जब मोदी शाह के पैर छूते हैं, इनके सामने झुकते हैं तो देखकर बुरा लगता है। इन्होंने कहा कि जब मैं ये देखता हूं कि तमिलनाडु के सीएम को पीएम कंट्रोल कर रहे हैं, सीएम चुपचाप इनके पैर छू रहे हैं, तो मैं ये कबूल करने को तैयार नहीं हूं। Touching the feet. My problem was that I could not bear to see the Chief Minister of Tamil Nadu, of such a great civilization, of such a great language, of such a great tradition, touching the feet, bowing in front of Mr. Narendra Modi, Mr. Amit Shah and the RSS. The leader of such a great history, such a great people is bowing and scraping in front of these people. ज़र क़वानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज 4 महीने से जायद से जारी है। किसान दिल्ली की सरहदों पर डटे हुए। किसान लीडर राकेश टिकैत ने फिर कहा कि जब तक क़वानीन वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक घर वापसी मुमकिन नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि बातचीत से भी मसले का हल निकल सकता है। 4 महीने हो गए उसको, और जब तक समाधान नहीं होगा तो जब तक किसान तो वापसी जाएगा नहीं। 3 कानून है, एमएसपी पे कानून बनना है और बहुत इशू है। तो अभी तो भारत सरकार बातचीत ही नहीं कर रही। जब बात कर लेगी, समाधान हो जाएगा तो जब देखेंगे। महाराष्ट्र में वसूली मामले पर अनिल देशमुख ने कहा कि इन्होंने काबीना की मीटिंग में जांच की मांग की थी। अब इनके ऊपर लगे इल्जामात की जांच होगी। रिटायर्ड जज के जरिए ये जांच होगी। वाज़ेह है कि परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को लिखे खत में 8 सफ़हात पर मुश्तमिल ये खत था, जिसमें देशमुख चाहते हैं कि पुलिस अफसरान हर माह 100 करोड़ रुपए की वसूली करे। कि मेरे ऊपर जो एक्स पुलिस कमिश्नर, माजी पुलिस आयुक्त मुंबई, इन्होंने जो आरोप किए थे उसकी जांच होना चाहिए, ऐसी मांग मैंने कैबिनेट की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को की थी। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और राज्य शासन ने इस आरोपों की जांच रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के द्वारा करने का निर्णय लिया है। और उस प्रकार ये आरोपों की जांच होंगी और जो भी सच है वो सामने आएगा। मगरबी बंगाल के सिलीगुड़ी में टीएमसी लीडर के कार को कुछ नामालूम अफराद ने नुकसान पहुंचाया। दार्जिलिंग में टीएमसी युवा मोर्चा के साथ क्विंटल रॉय के कार को तोड़ दिया गया। टीएमसी लीडर के मुताबिक इनके कुछ अहम कागजात गायब हैं। वहीं उन्होंने बीजेपी पर शक जाहिर किया है। कल मैं रात को 12 साढ़े 12 बजे फुलवारी से आया, मीटिंग वगैरह ख़त्म करके। तो उसके बाद मैं जब घर के सामने गाड़ी रखा तो उसके 1-1.5 घंटा बाद कुछ लड़का लोग आया जो गाड़ी में पत्थर मारा और गाड़ी का और सामान सब बिखरा पड़ा था। मैं उसको सुबह ठीक ठाक किया। अभी कुछ पेपर्स मिसिंग है, पॉलिटिकल कुछ पेपर था वो भी नहीं है। अभी पता नहीं कौन आया था, 4-5 लड़का लोग था, ऐसे आसपास का लोग बोल रहा है। तो मेरे को तो लगता है कल हम लोग जहाँ पे थे वहाँ पे तो अभी टीएमसी के बाद भाजपा ही है, तो भाजपा वालों ने भी कर सकता है ये सब। तोड़फोड़ हुआ है, एलिगेशन है आप लोगों पर, क्या कहेंगे? देखिए, जो बात आप लोग बोल रहे हैं आपका माध्यम से है, ऐसा कुछ घटना हुआ तो दुख की बात है। और जो एलिगेशन दे रहा है ये माहौल सिलीगुड़ी में नहीं है, वो बिना सोचे ऐसा जानकारी दे रहे कि वो लोग का पैर का जमीन पैर से फिसल गया, इसके लिए आरोप लगा रहा है। ऐसा माहौल सिलीगुड़ी में नहीं है। होली और यूपी में पंचायत इंतखाबात के मद्देनजर इंतजामिया सख्त हुआ है। हरियाणा से आने वाली गैर कानूनी शराब के खिलाफ मुहिम शुरू की गई है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। ये लोग हरियाणा से शराब लाकर एनसीआर में सप्लाई कर रहे थे। इनके कब्जे से 255 शराब की पेटियां भी बरामद की गई हैं। अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन एवं आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के आदेश के क्रम में होली पर्व एवं आगामी पंचायत चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब की परिवहन एवं बिक्री हेतु चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के क्रम में आज प्रातः NH24 पर एक स्कॉर्पियो नंबर DL7CM0469 अवैध शराब का परिवहन करते हुए पकड़ी गई, जिसमें हरियाणा राज्य की बिक्री हेतु अनुमन्य मैकडावल नंबर 1 की 5 पेटी एवं रिटर्न विस्की की 20 पेटी बरामद हुई।
कुल 225 वर्ग लीटर की बरामदगी करी गई। 2 अभियुक्तगण सुमित सनाब जोगेंद्र एवं अंकित सनाब वीरेंद्र को भी गिरफ्तार किया गया। इनको गिरफ्तार कर इनके विरुद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करके आगे की कार्रवाई करी जा रही है। सर, होली का पर्व आने वाला है, उसको लेकर शराब की जो अवैध रूप से जो शराब की तस्करी का धंधा चल रहा था, उसके लिए क्या तैयारियां हैं और क्या कार्रवाई चल रही है अब तक? क्योंकि उसके लिए तो 2 चेक पोस्ट बनाए गए हैं आबकारी के, एक दुहाई पे और एक दासना पे। जी जी। जो हरियाणा की तरफ से जो शराब आती है वहाँ पे उसकी धरपकड़ होती है। डेली आज भी जो है 2 गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं, कल भी 2 गाड़ी पकड़ी गई थी। और जो कच्ची उच्ची जो है वहाँ भी लोनी में आज दबिश हुई है, कल भी हुई थी। और दबिश जिले में दबिश करने के लिए एसडीएम, सीओ और एसओ आबकारी सब को मिला के 7 टीमें बनाई गई। पूरे जिले भर में जो है दबिश कर रहे हैं, दुकानें भी चेक कर रहे हैं। तो अवैध शराब की बिक्री और यहाँ पे आमद उसको करीब करीब रोक दिया गया है और ये प्रयास रहेगा कि अवैध शराब यहाँ पे न बिके। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉयज। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। मुल्क भर में कोरोना की रफ्तार तेज तर होती जा रही है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा आदादो शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 62,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि 312 अफराद की मौत भी हुई है और 28,739 मरीज सेहतयाब होकर घर को लौट चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना की मजमूई तादाद 1,19,71,624 तक पहुँच गई, जबकि अब तक 1,61,552 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 4,86,310 एक्टिव केसेस हैं।
महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। रोजाना 35,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र हुकूमत ने सख्त फैसले किए हैं। 15 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू का नफाज हो चुका है। कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी पर 1,000 का जुर्माना आयद किया जाएगा। वहीं मास्क न पहनने पर 500 रुपये फाइन लगेगा, जबकि पब्लिक प्लेस पर थूकने की सजा 1,000 रुपये जुर्माना है। रियासत में समाजी, सकाफती, सियासी और मजहबी इज्तिमात पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई है। औरंगाबाद शहर में कोरोना के मरीज हजारों की तादाद में निकल रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों से रोजाना 1,500 नए मरीज सामने आ रहे हैं। हालात पर काबू पाने और कोरोना की जंजीर तोड़ने के लिए जिला इंतजामिया ने 30 मार्च से 8 अप्रैल तक औरंगाबाद जिले में सख्त लॉकडाउन का निफाज करने का ऐलान किया है। इस 10 रोजा लॉकडाउन में मामूलात जिंदगी पूरी तरह से ठप रहेंगी। हर तरह के इज्तिमा और तकरीब पर पाबंदी रहेगी। सियासी, समाजी, मजहबी और तालीमी सरगर्मियां मनसूख रहेंगी। सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया खुला रहेगा। जिला कलेक्टर सुनील चौहान का कहना है कि कोरोना पर काबू पाने के लिए इंतजामिया ने यह कड़ा कदम उठाया है। तमाम अवामी हलकों में लॉकडाउन की सख्त मुखालफत की जा रही है। वाज़ेह के पिछले 3 हफ्तों से औरंगाबाद में जुज़वी लॉकडाउन नाफिज है। औरंगाबाद में लॉकडाउन मंगलवार से 00 आवर से लग रहा है, यानी 12 बजे से लग रहा है रात के। वहाँ से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा और चलेगा 8 तारीख तक। 8 तारीख को 24 बजे तक, मतलब रात के फिर से 12 बजे तक ही चलेगा। ये इस दौरान ये जो लॉकडाउन हम लगा रहे हैं, ये लॉकडाउन के दौरान बेसिकली ये लगाने का उद्देश्य ये है कि अभी एवरीडे औरंगाबाद में अराउंड 1500 से ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं कोरोना के, और इसका इन्फेक्शन लेवल काफ़ी बढ़ गया है। पॉजिटिविटी लगभग हमारी 25% हो रही है। हम एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहे हैं पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। हॉस्पिटल में पूरे प्रावधान है, बेड है, डॉक्टर है, लेकिन ये जो संसर्ग है इसका संसर्ग रोकने के लिए ये लॉकडाउन लगाया गया है। ये लॉकडाउन को हम CRPC की लैंग्वेज में संचारबंदी भी बोलते हैं, जिसमें 5 से ज़्यादा लोगों को किसी भी काम के लिए इकट्ठा आने के लिए मनाही है। बाकी आम नागरिक भाजीपाला यानी सब्जी या किराना, इसके लिए सुबह 8 से 12 के बीच में जा सकते हैं। दूध का डिलीवरी सुबह 6 से 11 के बीच में हो सकता है। वर्तमान पत्र यानी न्यूज़पेपर का डिलीवरी भी सुबह से 11 हो सकता है। उसमें कुछ उनको यह नहीं है। कोरोना कहर के चलते लॉकडाउन के बीच त्योहारों को लेकर जिला इंतजामिया ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। शहर में जिन मुकामात पर होलिका दहन होना है, जिला इंतजामिया ने उनकी निशानदही कर दी है। साथ ही कब्रिस्तानों के आसपास भी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। भोपाल DIG इरशाद वली ने लॉकडाउन में शहर के हालात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में अवामी बेदारी के साथ 100 से ज़्यादा मुकामात पर बैरिकेटिंग की गई है। साथ ही ड्रोन कैमरों से भी नज़र रखी जा रही है। शाम में होने वाले होली दहन और शब बारात के लिए भी खास तैयारी की गई है। हर जगह जो है बैरिकेडिंग्स है हम लोगों की, अनाउंसमेंट्स के माध्यम से, ड्रोन्स के माध्यम से और PA सिस्टम जो गाड़ियों में फिट किए हैं उसके माध्यम से लगातार जो है गाइडलाइंस का हम लोग अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। लोगों से जो उनको लगातार टोका टोकी भी कर रहे हैं, लगातार गाइड कर रहे हैं, लगातार अलर्ट कर रहे हैं। तो यही प्रोसेस आज भी चालू रहेगा। सांकेतिक रूप से जो व्यवस्था है उसको भी सुचारू रूप से करवा लेंगे कि जो जितनी होलिका दहन के स्थान है वहाँ पे जो है वॉलंटियर जो वहाँ के लोग हैं वो आकर के होलिका दहन कर लें सांकेतिक रूप से। और इसी तरह की व्यवस्था शब बारात के लिए भी की गई है। लॉकडाउन के बीच त्योहारों को मनाने को लेकर वज़ीर आला शिवराज सिंह ने रियासत के शहरियों से बेदारी के साथ त्यौहार मनाने की अपील की है। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने अपने बयान में कहा है कि त्योहारों को लेकर मजहबी तौर पर जितनी रस्में ज़रूरी हैं उनकी अदायगी के लिए ज़िला इंतजामिया से इजाज़त लेकर मजहबी उमूर को पूरा किया जाए, लेकिन भीड़ लगाने से गुरेज किया जाए। वज़ीर आला ने अपने बयान में समाजी तंजीमों, मजहबी रहनुमाओं और मीडिया के नुमाइंदों से भी बेदारी मुहिम में हिस्सा लेने की बात कही है। रियासत में कोविड सेंटर नहीं खोले जाएंगे, बल्कि अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड खोले जाएंगे, जहां पर मरीजों को तमाम तरह की सहूलत दस्तयाब होंगी। होली का त्यौहार यूं तो खुशियों और रंगों का त्यौहार है, उसमें लोग जमकर मस्ती करते हैं। वहीं इस मरतबा इन खुशियों को लोग वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ भी मनाना चाह रहे हैं। यही वजह है कि मार्केट में नरेंद्र मोदी के चेहरे, इनकी दाढ़ी भी बहुत फेमस हो रही है। अलीगढ़ के फूल चौराहा पर वाक़े अहम बाजार में मौजूद दुकानदारों का कहना है कि होली पर ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है। वहीं इस मरतबा वज़ीर-ए-आज़म के चेहरे की बहुत डिमांड है। लोग इन्हीं की तरह नजर आकर होली मनाना चाहते हैं। होली के त्यौहार पर रंग देखने आए थे, हम रंग खरीदने आए थे, और आज पूरे विश्व में मोदी जी का चेहरा
विख्यात है, तो हम सब लोग अपनी पूरी टीम के लिए मोदी जी का चेहरा लेने और दाढ़ी लेने आए थे। लेकिन यहाँ अगर देखा कि मोदी जी के चेहरे की शॉर्टेज चल रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज के दौर में सब लोग मोदी जी के चेहरे को लाइक कर रहे हैं। तो मोदी जी के चेहरे की इतनी डिमांड है, मुझे इनसे बात करके ये लगा है कि मोदी जी का चेहरा काफ़ी शॉर्ट चल रहा है। मैं इस बार अलग तरीके से होली मनाना चाहता था। मैंने मार्केट में मोदी जी के मुखौटे, दाढ़ी, टोपियाँ देखी, तो मैंने भी सोचा मैं भी एक अलग तरीके से होली मनाऊँ। तो मैं मार्केट में आया, मैंने मोदी जी का मुखौटा खरीदा है और दाढ़ी भी खरीदी है। वैसे तो मार्केट में बहुत शॉर्टेज थी, लेकिन मुझे दाढ़ी मिल गई, मुखौटा भी मिल गया और टोपी भी मिल गई। इस बार होली शुरू में तो थोड़ी हल्की गई है, इस टाइम माल की इतनी शॉर्टेज है, माल मार्केट में है नहीं। पीछे से थोड़ी सी महंगाई भी थी, लेकिन लोग बड़े दिल खोल के माल ले रहे हैं। वो तो कह रहे हैं रेटों की हमें कोई चिंता नहीं है, आप सिर्फ माल दीजिए हमें। क्या क्या डिमांड है? इस टाइम मोदी के चेहरे खूब बिक रहे हैं, पिचकारियाँ खूब बिक रही हैं, टोपियों की बहुत डिमांड है, रंग गुलाल सबसे ज़्यादा बिक रहा है। इंडियन आइटम जो है ज़्यादा मांग रहे हैं, चाइनीज़ आइटम नहीं। मोदी की दाढ़ी, मोदी का मास्क। होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत और आपसी गिले शिकवे दूर करने का त्यौहार समझा जाता है। होलिका के अलामती पुतले को नजरातिश करके जहां बुराई को आग में जलाने का पैगाम दिया जाता है, वहीं रंगों से होली खेलकर नफरत को खत्म करके मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। हमारे मुल्क में इन त्यौहारों के मौके पर गंगा जमनी तहजीब के साथ कारोबार में भी आपसी समाजी तकाज़ों की मिसाल नजर आती है। ऐसी मिसाल पेश करते हैं मेरठ के नितिन और राशिद भी। राशिद भाई ने हमारा साथ दिया है बिकवाने के लिए। सर इसी मारो बनाया हमने, होली बिक जाते हैं, पहली बार ही बनाया हमने। अच्छा, हाँ जी। इससे पहले कुछ बनाते थे कि नहीं? क्या काम? इससे पहले हमारा मालाओं का काम है, फूलों का, लोधों को पुल पे ईश्वरपुरी में। तो आपका साथ इन्होंने दिया है, क्या नाम है इनका और कैसे ये आपके साथ लगे हुए हैं? राशिद भाई, इन्होंने घर से लेकर आए हैं बेचने के लिए, बस इन्हें धर रखा है हमने। कारीगर है वैसे, ये भी बेचने के लिए आए हुए हैं। ये भी। क्या नाम है आपका? जी राशिद। राशिद, आप क्या करते हैं और यहाँ इनके साथ कैसे हैं? जी हम बुक बैंडिंग का काम करते हैं सर। अब स्कूल बंद है, तो इसका मतलब यह भी है, भैया कहने लगे हमारे आस पड़ोस के हैं ये, तो वे कहने लगे मेरे साथ चलो। मैंने चलो ठीक है तुम्हारे साथ चलते हैं, नो आज हमारी सेल करा दो। मैं इस मारा आज आ जाएंगे। आज आ गए आप? जी। ये आप पुराने जानकार हैं आपके? जी पड़ोसी हैं हमारे। हमारा तो बिल्कुल मैन, बिल्कुल इनके घर और हमारे घर बिल्कुल मैन मिले हुए हैं। आपस में कोई नहीं, एक दूसरे का साथ देते हैं? बिल्कुल एक दूसरे के त्योहार में, जैसे हमारा ये त्यौहार रहता है तो हम सिवैयाँ इधर बेचते हैं, जब दिवाली होती है तो मिठाई हमारे घर बेचते हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली में शब बारात पर सड़कों पर हंगामा मचा नजर आता है। इस मौके पर दिल्ली पुलिस बड़ी तादाद में चालान भी काटती है, लेकिन मौजूदा हालात और कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए मजहबी रहनुमाओं ने लोगों से मसाजिद और घरों में ही इबादत करने की अपील की है। मुल्क में कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में भी गुज़िश्ता कई दिनों से कोरोना के केसों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस बीच शब बारात और होली के मौके पर भीड़ इकट्ठा न करने को लेकर एडवाइजरी जारी की जा चुकी है, लेकिन हर साल शब बारात पर हुड़दंग देखने को मिलता है। ऐसे में एक मर्तबा फिर मजहबी रहनुमाओं ने लोगों से अपील की है कि वो भीड़ जमा न करें और अपने इलाके की मसाजिद और घरों में ही खास इबादत का एहतमाम करें। 28 मार्च इतवार के रोज शब बारात है और उसी रोज होली का त्यौहार भी है। कोरोना वायरस भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। एहतियात के पेश नज़र हुकूमत की तरफ से उस रात के लिए दिल्ली और दिल्ली के अलावा मुख्तलिफ सूबों में कुछ हदायत जारी की गई है। खासकर अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो यहाँ के लिए हिदायत जारी की गई है कि दुकानें ईशा की नमाज के बाद 8:30 बजे तक बंद कर दी जाएंगी और लोगों से ये कहा गया है कि वो घरों में ही इबादत करें या फिर मोहल्ले की छोटी मसाजिद में इबादत की जा सकती है। मेरी अपील है कि एहतियात के पेश नज़र सड़कों पर भीड़ भाड़ से गुरेज करें और शब बारात के रोज लोग घरों में या फिर मोहल्ले की मसाजिद में ही इबादत करें। सरकार की नई गाइडलाइन आई है आने वाले त्योहारों के लिए, जैसे शब बारात है, होली है या जो भी त्यौहार है, हमें उस पर अमल करना है और दुआ करनी है कि ये बीमारी ख़त्म हो
मस्जिदों में भी जमा ना हो, दरगाहों में, कब्रिस्तानों में भी जमा ना हो, बल्कि घर में इबादत करें। तो हमें इस महीने के अंदर बतौर ख़ास रोज़ा व दिगर इबादतों का अहतमाम करना चाहिए। जहाँ तक रहा मसला आतिशबाजी का, इसी तरीके से रोड पे निकलने का, कब्रिस्तानों में जाने का, लाइटिंग का, इन सारी चीज़ों के ताल्लुक़ से मैं बतौर ख़ास नौजवानों से ये अपील करना चाहूँगा कि इस कोविड के दौर में इससे बचें। और हुकूमत ने जो गाइडलाइन जारी की है, ख़ास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, मास्क के लिए, सैनिटाइज़र के लिए, तो हमें उन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। शब बारात पर मुसलमान बड़ी तादाद में मसाजिद में नमाज अदा करते हैं और कब्रिस्तान जाकर फातिहा खानी करते हैं, लेकिन कुछ औबाश किस्म के नौजवान सड़कों पर शोर शराबा और बाइक स्टंट करते नजर आते हैं। वहीं मुस्लिम दानश्वरों का कहना है कि इस्लाम में इस किस्म की बेहुदा हरकत के लिए कोई जगह नहीं है। अपील की गई कि अब शब बारात में ठीक है, लोग रात में जागते हैं, इबादत करते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, आप ये सब कीजिए, लेकिन लो प्रोफाइल कीजिए, लो प्रोफाइल रहिए ये एकदम। और बहुत सारे शब बारात के नाम पर जो बहुत सारे ऐसे नाजायज़ काम होते हैं, उसकी कोई गुंजाइश शरीयत में नहीं है। बाइकर का तरीक़ा है, रातों में पटाखे छोड़ने की बात है या बताशे वगैरह, ये सब चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो मसाजिद में भी बड़ी तादाद में जमा न हो और कोरोना से बचने और दूसरों को बचाने के लिए गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करें। पिछले कुछ दिनों में मुल्क में कोरोना की रफ्तार काफ़ी तेज़ हुई है। 60,000 से ज़्यादा केस रोज़ाना आने लगे हैं। यही वजह है कि दिल्ली में होली पर भी लोगों से कहा गया है कि वो अपने घरों में ही होली मनाएं। इसलिए शब बारात पर लोगों को चाहिए कि वो अपने घरों में रहें और मस्जिदों तक ही अपनी इबादत को महदूद रखें। कैमरामैन विपिन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद ख़ान के यौम वफ़ात पर अलीग बरादरी ने मुस्तक़बिल के लाहे अमल मुरतब करने और सर सैयद तहरीक को वसअत देने की बात कही। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए माहिर सर सैयद डॉक्टर राहत अबरार ने तस्लीम किया कि अलीगढ़ में गुज़िश्ता 30 सालों में वो मेयारी तहक़ीक़ी काम नहीं हो सका जिसका ये इदारा मतकाज़ी था। वहीं मारूफ आलिम दीन प्रोफेसर सऊद आलम कासमी ने कहा है कि आज सर सैयद की फ़िक्र को इस तरह मज़ीद बढ़ाया जा सकता है कि हर ज़िले में सर सैयद के जानशीन एक इदारा कायम करें। यूनिवर्सिटी के तर्जुमान उमर सलीम पीरज़ादा ने कहा कि वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर की क़यादत में ये इदारा मुसलसल तरक्की की राहों पर गामज़न है। जो उनके मकसद था, जो उनकी तालीमात थी, जो उनका मिशन था, वो हमने सिर्फ इस जगह एक मकबरे में उनको कैद कर दिया। असल जो उनका रूह थी वहाँ तक हमारी रसाई नहीं हुई। सर सैयद ने इस यूनिवर्सिटी को कायम करने के साथ साथ एक बात कही थी कि हर ज़िले में एक एक स्कूल कायम होना चाहिए। तो सर सैयद तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए और सर सैयद को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए बेहतरीन तरीक़ा ये होगा कि ओल्ड बॉयज़ जहाँ जहाँ हैं वो कोशिश करें कि जिन इलाक़ों में नाखादगी पसमादगी है वहाँ एक एक स्कूल खोल दें। ये सर सैयद को खराज अक़ीदत होगी। सर सैयद के उस बैटन को, उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये सोच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सामने है। सर सैयद उस सोच को हम किस तरह से कलेक्टिव विल करके इस मुल्क और मिल्लत को आगे ले जाने, कौन सी टूल्स और टेक्निक अपनाएं कि सर सैयद की रूह को तक़वियत पहुँचे। और नाज़रीन, इस वक्त अमित शाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं, आपको सीधे वही लिए चलते हैं। स्टार्ट किया जाए। आप सभी का स्वागत है। कल 5 राज्यों के चुनाव में से 2 राज्यों में
प्रथम चरण का मतदान समाप्त हुआ है। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, हमारे अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी की ओर से, देश के प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की ओर से, दोनों राज्यों की प्रथम चरण में मतदान जो हुआ है, इसलिए दोनों राज्यों की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ में भारी मात्रा में मतदान कर उन्होंने इस चुनाव में हमारे लिए शुभ संकेत दिए हैं। पश्चिम बंगाल में 84% से ज्यादा मतदान और आसाम में 79% से ज्यादा मतदान, ये मतदाताओं का भारी उत्साह बताता है। ये दोनों राज्य, आसाम कुछ सालों पहले और बंगाल इस चुनाव के पहले हर चुनाव में चुनावी हिंसा के लिए जाने माने वाले राज्य हैं। दोनों जगह मतदान शांतिपूर्ण हुआ है। एक भी व्यक्ति की जान कहीं पर नहीं गई है। मैं मानता हूं ये लोकतंत्र में आने वाले दिनों के लिए दोनों राज्यों के लिए शुभ संकेत है। मित्रों, दोनों राज्यों के कार्यकर्ता हमारे जो फील्ड में बूथ तक के पार्टी के प्रचार करने वाले प्रमुख लोग हैं और जिला स्तर और प्रदेश स्तर के हमारे नेतृत्व गण से चर्चा करने के बाद मैं मानता हूं कि बंगाल में हम 30 में से 26 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है और प्रचंड बहुमत के साथ सीटें जीत रही हैं। हमारी सीटें भी बड़ी मात्रा में बढ़ रही है और सीटों पर जीत का अंतर भी, मार्जिन भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है। जहां तक आसाम का सवाल है, 47 में से 37 सीटों से ज्यादा, 37 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। इसके साफ संकेत भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मशीनरी से हमें मिले हैं और मैं मानता हूं कि दोनों राज्यों ने एक सकारात्मक मतदान किया है। असम के अंदर आतंकवाद मुक्त असम, आंदोलन मुक्त असम, विकास के रास्ते पर चल पड़ा हुआ असम, रोजगारी के रास्ते पर चल पड़ा हुआ असम, इसके पक्ष में साफ मैंडेट दिखाई पड़ता है। और असम के अंदर इसके साथ साथ बाढ़ मुक्त असम के भारतीय जनता पार्टी के वादे को भी बहुत बड़ा समर्थन मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में असम के अंदर जो विकास हुआ है, वहां की हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा की जोड़ी ने जिस प्रकार से अभूतपूर्व विकास असम के अंदर किया है, इसको बड़ा जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। डबल इंजन सरकार का कंसेप्ट असम की जनता को भारतीय जनता पार्टी के आचरण से समझ में आया है और ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 से ज्यादा ब्रिज बनना, इसकी शुरुआत होना, 20,000 किलोमीटर से बड़ा रोडों का जाला बुन लेना, काजीरंगा के जंगलों की जमीन घुसपैठियों से मुक्त कराना, श्रीमंत शंकरदेव और माधवदेव के सत्र की जमीन को घुसपैठियों से मुक्त कराना, ढेर सारे विकास के काम जिसका एक सकारात्मक झुकाव भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्पष्ट नजर आता है और हमारे गठबंधन की 37 सीटें से कम नहीं होगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। दूसरी ओर बंगाल के अंदर जिस प्रकार का तुष्टीकरण का माहौल था, जिस प्रकार से
बेरोक टोक घुसपैठियों का घुसना चालू रहा। जिस प्रकार से पूरा बंगाल जन कल्याण के पैसे सरकारी मशीनरी और सत्ताधारी पार्टी मिलकर हड़प करते रहे, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। जिस प्रकार से अम्फान का रिलीफ रिहेबिलिटेशन हो या कोरोना के खिलाफ लड़ाई हो, जिस प्रकार से अव्यवस्था और अफरा तफरी देखी गई, और औद्योगिक विकास, महिला सुरक्षा, ये सब में घोर निराशा और हताशा बंगाल की जनता को प्राप्त हुई है। 27 साल के कम्युनिस्टों के शासन के बाद उनको एक आशा थी कि दीदी एक नई शुरुआत लेकर आएगी, मगर दल का चिन्ह बदल गया, दल का नाम बदल गया, बंगाल वही का वही रहा और गिरावट आई। और उस वक्त मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो सोनार बांग्ला का एक विजन दिया है, हमने बंगाल की जनता के मन में एक आशा की जोत जगाने में हम सफल रहे हैं कि अन्य राज्यों की तरह बंगाल भी सुजलाम सुफलाम हो सकता है, बंगाल भी विकसित हो सकता है, बंगाल के अंदर भी शांति हो सकती है, बंगाल के अंदर भी तुष्टीकरण से बगैर संविधान की योजना के तहत कोई सरकार चल सकती है, बंगाल के अंदर भी धार्मिक स्वतंत्रता सभी धर्मों के लोगों को मिल सकती है। ये सारे मुद्दों को बंगाल की जनता ने मोदी जी के प्रति अथाह प्रेम और अमिट आशा के साथ स्वीकारा है। जो कार्यकर्ता चुनाव के फील्ड में थे, सुबह सुबह थोड़ी दहशत थी कि हर बार की तरह गुंडे चुनाव को प्रभावित करेंगे, प्रदूषित करेंगे, परंतु मैं चुनाव आयोग को बधाई देना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर शांतिपूर्ण चुनाव कराने में चुनाव आयोग को सफलता मिली है। आप सभी लोग भी जानते हैं, विगत कई सालों से बंगाल के अंदर चुनाव में हिंसा आम हो गई थी। आप लोगों ने उसको कवर करना भी छोड़ दिया था, क्योंकि आप समझते थे वो तो होना ही है। ये पहला चुनाव सालों के बाद हो रहा है जहां एक भी व्यक्ति के मरे बगैर, एक भी बम फटे बगैर, एक भी गोली चले बगैर, एक भी बूथ में रिकाउंटिंग रीपोलिंग हुए बगैर बंगाल का चुनाव हो रहा है। मैं मानता हूं ये बहुत शुभ संकेत है। बंगाल की महिलाओं का भी मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। और मैं मानता हूं कि प्रथम चरण में 26 सीटों से जो शुरुआत हुई है, हमारे लक्ष्य 200 पार को सिद्ध करने में हमें बड़ी सरलता रहेगी। इसी तरह से चुनाव आगे बढ़ता रहा, भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटों के साथ बंगाल में सरकार बनाएगी, इसका मुझे विश्वास है। भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का विश्वास है। आसाम में भी अभी जो सीटें हैं, इससे ज्यादा सीटों के साथ हम पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब पूछ सकते हैं हम। मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। हर एक को अधिकार है अपना समर्थन जुटाने का। ममता जी भी जुटा रही है, इसमें क्या है? नहीं, मगर क्या गड़बड़ी? तृणमूल कांग्रेस के एक भी पोलिंग एजेंट ने कोई फरियाद नहीं करी है। गड़बड़ी तो पोलिंग बूथ के अंदर होती है। गड़बड़ी नहीं हुई वो उनकी कंप्लेन है, मगर वो अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, कि बोलने में थोड़ा संकोच होता है कि इस बार हम गड़बड़ी नहीं कर पाए हैं, यही कंप्लेन है उनका।
नथिंग स्पेशल। नंदीग्राम हमारे लिए एक सीट है। मैं नंदीग्राम के मतदाताओं को इतना ही कहना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर परिवर्तन अगर करना है तो बंगाल की 200 सीटों ने परिवर्तन करना पड़ेगा। नंदीग्राम अकेला ही कर दे तो बंगाल के अंदर अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। तो मेरी बंगाल के नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाताओं को अपील है कि परिवर्तन तो आपके ही हाथ में है, आप अकेले ही कर दीजिए, परिवर्तन हो जाएगा। विकास भदौरिया जी। अमित भाई, अभी तो पहले चरण का मतदान हुआ है, ऐसे कौन से संकेत हैं जिनके आधार पर आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि ये जो 84% मतदान आपके पक्ष में हुआ है, और दूसरा यही मोमेंटम आगे भी 7 चरणों में बरकरार रहेगा? देखिए विकास जी, ये मैं तो चुनाव के पहले से कर रहा हूं कि 200 सीटें आएगी। आप लोग कई बार मेरी बात मानते नहीं है, मगर मैं बताता हूं 200 से ज्यादा सीटें आएगी, क्योंकि जब हम प्रचार में जाते हैं, जब संगठन के काम करने के लिए जाते हैं, बंगाल की जनता के जो उद्गार होते हैं, बंगाल की जनता की जो भावनाएं होती है, इनकी संवेदनाएं होती है, वो हमें स्पर्श करती हैं। और इससे मालूम पड़ता है कि बंगाल की जनता त्रस्त है। सभी वादे मां माटी मानुष के खोखले साबित हुए हैं और बंगाल के अंदर संपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। मेघा प्रसाद, टाइम्स नाउ। सर, अमित सर, आप कल अहमदाबाद में थे, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शरद पवार जी और प्रफुल्ल पटेल जी दोनों चलिए, सब चीजें सार्वजनिक नहीं होती है। नवजोत रंधावा